दोस्तों, नोटबंदी नाम का भूत एक बार फिर से लोगों को डराने आ गया है। घबराइए मत, इस बार उतना परेशान नहीं होना पड़ेगा जितना 2016 में होना पड़ा था। लेकिन फिर भी अगर आपकी जेब में पड़े पैसे बिल्कुल बेकार हो जाएं, राशन लेने जाओ दुकान वाला मना कर दे, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डालने वाला बोले ये नहीं चलेगा दूसरा दो, तो टेंशन तो हो ही जाती है ना। 2016 में जब नरेंद्र मोदी जी शाम को टीवी पर आकर जब ये ऐलान करते हैं, 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, तो लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। यह नोटबंदी का डिसीजन 21वीं सदी का भारत में हुए सबसे बड़े इवेंट्स में से एक था। लेकिन नोटबंदी नाम का यह भूत कोई आज का नहीं है, यह बहुत पुराना पापी है। 2016 से अगर 70 साल पीछे जाएं, यानी कि साल 1946 में जब दुनिया भी वर्ल्ड वॉर 2 से हुई तबाही से जूझ रही थी, तब भारत पर राज कर रहे ब्रिटिशर्स ने नोटबंदी करी थी। वर्ल्ड वार के बाद भारत में ब्लैक मार्केटिंग काफ़ी बढ़ गई थी। उस समय भारत में रोज़मर्रा की लाइफ में यूज़ होने वाली आइटम्स जैसे कि फूड एंड क्लोथिंग में कालाबाजारी हो रही थी। उसी टाइम टैक्स की चोरी भी काफ़ी बढ़ गई थी। एक सर्वे के मुताबिक 1200 करोड़ की टोटल करेंसी जो सर्कुलेशन में थी, उसका 25% जो कि होता है 300 करोड़ का कोई अता पता नहीं था, यानी कि वो सरकारी रिकॉर्ड में नहीं थी। इसी कालाबाजारी और टैक्स चोरी को लगाम लगाने के लिए उस टाइम अंग्रेज़ों ने भारत में पहली बार नोटबंदी की थी। तो हुआ यह कि 12 जनवरी 1946 को ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा 2 ऑर्डिनेंसेस पास किए जाते हैं। पहले ऑर्डिनेंस में सारे बैंक्स और गवर्नमेंट ट्रेजरीज को 100, 500, 1000 और 10,000, सही सुना आपने, उस टाइम पे 10,000 का नोट भी भारत में सर्कुलेशन में था। यह सारी डिनोमिनेशंस के नोट्स की स्टेटमेंट्स आरबीआई को सबमिट करने के लिए कहा गया। दूसरे ऑर्डिनेंस में हाई डिनोमिनेशन नोट्स यानी कि 500 और उसके ऊपर के नोट्स को इलीगल टेंडर डिक्लेयर कर दिया जाता है विद इफेक्ट फ्रॉम 13 जनवरी 1946, और लोगों को 10 दिन का टाइम दिया गया नोट्स जमा कराने के लिए। इस डिसीजन के बाद जाहिर सी बात है लोगों में हफरा तफरी मच जाती है। आरबीआई इस नोटबंदी के मूव से खुश नहीं था, लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री अपना मन बना चुकी थी। आरबीआई इसमें कहीं ना कहीं सही भी साबित हुआ, क्योंकि ब्लैक मनी 60 to 70% अपनी ओरिजिनल वैल्यू से अनऑफिशियल तरीके से तो एक्सचेंज हो ही रही थी। गोल्ड मार्केट में भी उछाल देखने को मिलता है। दिल्ली और बॉम्बे के कुछ बड़े कारोबारियों को सज़ा भी हुई जब उन्होंने यह ऑर्डिनेंसेस के रूल को फॉलो नहीं किया। लेकिन जब यह सारा प्रोसेस कंप्लीट हुआ तो नतीजा यह निकला कि आरबीआई ने नोटबंदी के इस बोल्ड स्टेप को एक फेल्यूर बताया, क्योंकि 93% से भी ज़्यादा जो करेंसी सर्कुलेशन में थी वो वापस सरकार के पास वाइड मनी के रूप में आ चुकी थी। तो आइए अब चलते हैं कुछ और साल आगे 1978 में। एक बार फिर से सरकार की नज़र हाई डिनोमिनेशन नोट्स जैसे कि 5,000 और 10,000 पर थी, जो ब्लैक मनी के रूप में लोगों के पास जमा थी। एक बार फिर जनवरी के महीने को ही चुना गया इसके लिए। 16 जनवरी 1978 को नोटबंदी का ऐलान होता है
और लोगों को 3 दिन का टाइम दिया जाता है। 1946 की तरह इस बार भी आरबीआई इस डिसीजन से खुश नहीं था। हिस्ट्री को एक बार फिर से दोहराते हुए सरकार ने आरबीआई की बात को दरकिनार करके नोटबंदी कर डाली। सुबह के 9 बजे ऑल इंडिया रेडियो पर इस न्यूज़ को अनाउंस किया गया। एक बार दोबारा लोगों को बैंक्स के बाहर लंबी लंबी लाइंस में खड़े रहने के लिए मजबूर किया गया। उस समय लोगों को और भी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा आज के कंपैरिजन में, क्योंकि 1978 में एटीएम मशीन्स की एंट्री अभी इंडियन मार्केट में नहीं हुई थी। 1946 और 1978 की नोटबंदी में इतनी सारी सिमिलैरिटीज़ थी कि दोनों का जब एंड रिजल्ट निकाला गया तो यह दोनों ही फेलियर साबित हुई। तो आइए हिस्ट्री में और आगे थोड़ा चलते हैं। साल 2016 में 8 नवंबर 2016 को शाम के टाइम पीएम मोदी टीवी पर अनाउंसमेंट करते हैं कि आज रात से 500 और 1000 के करेंसी एक लीगल टेंडर नहीं रहेगी। सरकार द्वारा कई रीजंस बताए गए पब्लिक को नोटबंदी के फेवर में कि इससे ब्लैक मनी बाहर आएगी, हम इंडिया को एक कैशलेस इकॉनमी बना देंगे, ज़्यादा लोगों को टैक्स सिस्टम में लाया जाएगा वगैरह वगैरह। लेकिन इस अनाउंसमेंट के बाद जो कुछ आम जनता को सहना पड़ा वो आज की जनरेशन ने टीवी, सोशल मीडिया, अखबारों और खुद बैंक्स और एटीएम्स के बाहर लंबी लंबी लाइंस में खड़े रहकर एक्सपीरियंस किया। हम सब ने देखा कैसे लोगों को अपने काम काज छोड़कर लाइनों में खड़े रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये हुए कि 15 करोड़ लोगों को कई हफ्तों तक अपनी रोजी रोटी कमाने वाले साधनों से हाथ धोना पड़ा। इंडियन इकॉनमी को 2.25 लाख करोड़ का नुकसान सहना पड़ा। हज़ारों छोटे बड़े उद्योग बंद हो गए। इकोनॉमिक एडवाइजर्स ने कहा कि इससे इंडिया को फ़ायदा तो हुआ, लेकिन इससे हुए नुकसान के सामने यह बहुत कम था। अप्रॉक्सीमेटली 99.3% मनी जो सर्कुलेशन में थी वो वापस बैंक्स में जमा हो चुकी थी। तो 1946 और 1978 की तरह इस बार तो नोटबंदी भारत को बिल्कुल भी रास नहीं आई। आम लोगों को तो नोटबंदी की मार सहनी ही पड़ी, लेकिन एक तबका ऐसा भी था जिसने इस काम को ग्राउंड लेवल पर एग्जीक्यूट करना था सरकार के लिए, और यह थे हमारे बैंकर्स। बैंकर्स पर पहले ही बहुत प्रेशर होता है सरकार की अलग अलग स्कीम्स को एग्जीक्यूट करने का। उनके ऊपर तो मानो पहाड़ टूट गया हो। सैकड़ों लोगों की भीड़ को मैनेज करना और सर्विसेज देना बैंक कर्मचारियों के लिए टेढ़ी खीर साबित हुई। एम्प्लॉयज़ को रात भर बैंक्स में काम करके सिचुएशन को टैकल करना पड़ा। ओवरबर्डन होने की वजह से कई बैंक एम्प्लॉयज़ को जान से हाथ भी धोना पड़ा। कैश की कमी होने की वजह से लोगों का गुस्सा भी बैंकर्स पर ही फूटा। और अब कुछ दिन पहले 19 मई 2023 को सरकार 2016 की नोटबंदी के बाद शुरू किए गए 2000 के नोट्स भी बंद करने का डिसीजन लेती है। पब्लिक को 30 सितंबर 2023 तक का टाइम दिया गया है नोट्स बैंक में जाकर डिपॉजिट या एक्सचेंज करने के लिए। ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री में नोटबंदी सिर्फ भारत में ही की गई। अमेरिका में 1873 में सिल्वर को और 1969 में करेंसी नोट्स को एलिमिनेट किया गया। ग्रेट ब्रिटेन में 1971, 1991 में रशिया और हाल ही में 2015 में जिम्बाब्वे और 2016 में वेनेजुएला में भी नोटबंदी की गई। भारत में हुई नोटबंदियों का चाहे कुछ हद तक फ़ायदा हुआ हो, लेकिन यह बिल्कुल वर्थ नहीं था, क्योंकि इससे हुए नुकसान का खामियाजा देश और देश के लोगों को चुकाना पड़ा। आपकी क्या राय है इसके बारे में, हमें कमेंट्स में बताएं। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।